हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं भूगोल विषय का, जो आपका क यानी कि क खंड का जो चैप्टर है आपका बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। इसी का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका जो पहला चैप्टर है भूगोल विषय का, मैट्रिक का आप लोगों का, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कर लिया है। जो बच्चे पहला चैप्टर को नहीं देखे वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें जो है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से हम लोग 8 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और 8वां प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस चैप्टर से अभी तक एक बार भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको नहीं पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, और आने वाले समय में भी कोई संभावना नहीं है पूछे जाने की, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी बड़ा प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा बनता ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न ही आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन करना है, हल करना है, ठीक है। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, मृदा क्या है, यानी कि मिट्टी क्या है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों का वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से बनते हैं उसे मृदा कहते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है बच्चों कि भूपृष्ठ, सबसे ऊपरी जो पृष्ठ है, सबसे ऊपरी जो परत है, उस पर पाए जाने वाले असंगठित, यानी कि जिसका संगठन यानी कि एक निश्चित रूप से नहीं हुआ है, असंगठित रूप से असंगठित पदार्थों का वो क्या है, एक ऊपरी परत है जो किससे बना है, तो मूल चट्टानों के टूटने फूटने से बना है और वनस्पति के सड़ने गलने से बना है, वनस्पति के योग से बना है, उसे ही कहेंगे हम लोग मृदा। ये प्रश्न आपका अभी एक बार भी नहीं आया है, ये हम लोग सिंपल में याद रखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का पहला चैप्टर है और मृदा सबसे वहां पर स्टार्टिंग होता है, तो मृदा से शुरू होता है, इसलिए मृदा को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। आगे दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपका 2019 में आया हुआ प्रश्न है कि मृदा निर्माण के कारकों को लिखें। यह प्रश्न आपका 2019 में आया हुआ है। मृदा निर्माण जो होती है उनके प्रमुख, यानी कि मृदा निर्माण का प्रमुख फैक्टर्स क्या है, क्या क्या कारक हैं, यानी कि उनका निर्माण के लिए कौन कौन से जो तत्व है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए उत्तर लिखेंगे कैसे। तो बच्चों, जब भी कारक पूछे, जब भी कोई कारण पूछे, उसको हम लोग जो है नंबर वाइज करके आंसर देने का प्रयास करेंगे, यानी पॉइंट वाइज आंसर करेंगे, तो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उसको कोई भी दुविधा नहीं होगी क्वेश्चन यानी कि उसको आंसर चेक करने में। इसलिए जब आप लोग पॉइंट वाइज करके देंगे इस प्रकार से एक एक करके, तो वहां पर क्या होगा, उसके नजर में तुरंत आ जाएगा, एक इमेज बन जाएगा आंसर का कि बहुत गजब तरीके से बच्चों ने लिखा है। वहां पर आपके कम मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित है, पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे कारक लिख लेंगे। आपको यहाँ पर मृदा निर्माण के कारक पूछा है तो आप कम से कम लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम 3 कारक तो देना ही पड़ेगा, और 4 से 5 देंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहला है उच्चावच या धराकृति, यानी कि पृथ्वी की ऊंच नीच यानी कि ऊंचाई नीचाई। और उसके बाद मूल शैल या चट्टान, मृदा निर्माण का प्रमुख रूप से हम लोगों ने ऊपर भी देखा अभी, मूल शैल यानी कि चट्टानों का टूटना फूटना उससे बनता है। तीसरा है जलवायु, मृदा निर्माण में जलवायु की भी भूमिका बहुत अधिक होती है, इसलिए जलवायु हो गया। चौथा वनस्पति, क्योंकि वनस्पति सड़ गल करके ही क्या करती है, मृदा का निर्माण करती है, पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण करता है। उसके बाद आगे है जैव पदार्थ, यानी कि जितने भी जीव है, जित वैसे पदार्थ जिसमें जैव जीव है, तो उनसे भी मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में वो भी खतरनाक, वो भी सबसे बड़ा कारक है। उसके बाद समय, यानी कि कोई भी चीज का निर्माण होगा बच्चों तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पर समय भी क्या होगा, मृदा निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 2019 में आया हुआ है, 3-4 साल से आपका प्रश्न ये पूछा नहीं गया है, कि हो सकता है 2023 में आपका ये प्रश्न दोबारा आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए, यानी कि वैसे राज्यों के नाम बताना है आपको जहां पर क्या हो, जलोढ़ मृदा का विस्तार हो। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, सबसे पहले तो विस्तार वाले राज्य को बताना है। फिर दूसरा चीज आपको बताना है कि इस इन जो मृदा है, ये जो जलोढ़ मृदा, इसमें कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य, सबसे पहले हम लोग विस्तार वाले राज्य के नाम लिख लेते हैं, निम्न है। पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा आदि। ये सारे राज्य क्या है, जलोढ़ मृदा का विस्तार वाला राज्य है। क्यों, क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है बच्चों, उसका जो निर्माण होता है प्रमुख रूप से नदी घाटियों के मतलब कि किनारे होता है। तो नदी, सबसे अधिक नदियां उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश से होकर के और उसके बाद बिहार से होकर के पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। तो इन्हीं क्षेत्र में ज्यादातर
किसका निर्माण हुआ है? जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। इस मृदा में कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? तो प्रमुख रूप से इस मृदा में धान, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। अगला प्रश्न है जो आपका 2021 में प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न ज्यादा आने की संभावना नहीं है क्योंकि हाल ही में पूछा हुआ है। तो प्रश्न है पवन ऊर्जा यानी कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है या कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? 2021 का प्रश्न है। यानी कि वैसे क्षेत्र जहां पर क्या हो बच्चों, पवन पवन अपर्दन पवन अपर्दन द्वारा मिट्टी का क्या हो, अपर्दन हो, तो वहां पर कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है या उपयोगी मानी जाती है? आंसर कैसे लिखेंगे? तो पवन द्वारा मिट्टी का अपर्दन वृक्षहीन बलुआई मिट्टी में अधिक होता है। यानी कि बलुआई जो मिट्टी का जो क्षेत्र होगा वहां पर क्या होगा बच्चों, मिट्टी का अपर्दन अधिक होगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, वृक्ष कम होगा, वृक्षहीन होगा। ऐसे क्षेत्र में पट्टिका कृषि अच्छी मानी जाती है। कौन सी? पट्टिका कृषि। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि पट्टिका कृषि कौन से क्षेत्र में उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, जिसमें फसलों के बीच में 36 घास के पौधे लगाए जाते हैं और इसके बीच फसलों को बोया जाता है। जैसे एग्जांपल में कौन सा है बच्चों? आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, खादर तथा बांगर में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 2012 में पूछा हुआ है। 8-9 साल से नहीं आया हुआ, 10 साल से आपका ये प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। इसको लिख करके आप लोग ले लीजिए, अपना कॉपी में रख लीजिए और पॉइंट वाइज बहुत अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, इसलिए आप लोग को याद भी रहने वाला है। यहीं पर आपको सारा चीज ये सब याद हो जाएगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को यहीं पर याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। खादर तथा बांगर में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद एक तरफ खादर लिखेंगे, एक तरफ बांगर लिखेंगे। बच्चों जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपको कि दो चीज दिया हुआ रहेगा उसके बीच अंतर लिखने बोलेगा, तो एक तरफ आपको एक चीज लिख देना है, दूसरी तरफ दूसरा, उसके बाद बीच में एक आपको लाइन खींचने हैं और एक एक करके पॉइंट वाइज आपको दोनों के बीच अंतर लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, जो एग्जामिनर जो होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, उसके सामने जो इस प्रकार से आंसर जाएगा तो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने बहुत ही सफाई पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आंसर किया है। इसमें नंबर कटने की क्षमता यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही कम हो जाएगा संभावना। ठीक है, तो एक तरफ खादर और बांगर। अब लिखते हैं खादर क्या है, तो ये नवीन जलोढ़ मृदा है, यानी कि जो खादर है आपका नवीन जलोढ़ मृदा है, जबकि बांगर क्या है बच्चों, ये आपका पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें बालू के कण तथा मृत्तिका के अंश पाए जाते हैं। यानी कि खादर मृदा में जो है प्रमुख रूप से बालू के कण और मृत्तिका यानी कि पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ, ये सब चीज उसमें अधिक पाए जाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उनके सड़े गले पदार्थ। इसमें कंकड़, जबकि बांगर में क्या होता है, कंकड़ एवं बजरी की मात्रा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नवीन नवीन होने के कारण इसकी उपजाऊ जो शक्ति होती है, शक्ति अधिक होती है, जबकि बांगर कैसी होती है, पुरानी होती है। तो पुरानी होने के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग प्रमुख रूप से कि इसमें बाढ़ यानी कि जो आपका खादर है इसमें बाढ़ का जल पहुंचती है, जबकि बांगर में आपका बाढ़ का जो जल है वो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से यदि ये प्रश्न आपका खादर और बांगर का 2 नंबर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो आपको 2 से 3 ही अंतर लिखना है बच्चों। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो 5 आपको, कम से कम 4 से 5 आपको अंतर लिखना है। ठीक है, इसमें बाढ़ का जल हो गया। लास्ट में पांचवा पॉइंट है आपका प्रमुख रूप से कि इसमें चावल, गन्ने, मक्के आदि की खेती होती है। यानी कि जो आपका खादर है इसमें चावल, प्रमुख रूप से धान की खेती, गन्ने की खेती और मक्के की खेती होती है। आप लोग अपने दिमाग से भी बता सकते हैं बच्चों, जो ज्यादा उपजाऊ होती है, जो जलोढ़ मृदा होता है, जो नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर कौन सी फसल उपजाई जाती है, तो अपना आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं ये सब। इसमें चावल और, जबकि जो बांगर है इसमें चावल और गेहूं की खेती क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का इस चैप्टर का कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये मेंशन हमने कर दिया है, एक बार पूछा हुआ भी है 2017 में, इसलिए ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। तो ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, यानी कि जो जलोढ़ मृदा है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए सिल्क, बालू और वनस्पतियों के अवशेष से हुआ है। हमने अभी ऊपर देखा था क्या, इसमें मृत्तिका के कण पाए जाते हैं, बालू के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अत्यंत क्या है बच्चों, उपजाऊ है। इसका रंग भूरा होता है, इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का,
की खेती की अच्छी होती है। यानी कि जो जलोढ़ मृदा होती है प्रमुख रूप से इसमें गन्ना, गेहूँ, चावल और मक्के की खेती होती है। बच्चों सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में कौन सी फसलें उपजाई जाती है, बहुत बार पूछा हुआ है। जलोढ़ मृदा का विस्तार वाला राज्य कौन कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, असम, ये सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये प्रश्न आपका आया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिए, हो सकता है कि अगर आ जाए। तो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में जल के बहाव को रोकने के लिए ढलानों को काटकर सीढ़ीनुमा बनाया जाता है, जिसे पत्थर या मिट्टी से मेढ़ को बनाकर उसमें कृषि कार्य की जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। यानी कि समोच्च जो कृषि है बच्चों, ये प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में ये पद्धति अपनाई जाती है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाए कि पर्वतीय क्षेत्र में फसलों की यानी कि की जाने वाली फसलों की पद्धति जो है उसको क्या कहते हैं? समोच्च, या फिर आपको अलग अलग दे देगा तो आपको लिखना है समोच्च कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सीढ़ीनुमा यानी कि ढलानों को काटा जाता है और ढलानों को काट करके सीढ़ीनुमा बनाया जाता है। सीढ़ीनुमा बनाने करके वहां पर मेड़ किसका बनाया जाता है? पत्थर या मिट्टी का मेड़ बनाया जाता है और तब उसमें फिर सिंचाई करके कृषि की जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग समोच्च कृषि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है बच्चों, 8वां प्रश्न है इस चैप्टर का। मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? 2022 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न तो आएगा ही नहीं और दोबारा। ठीक है, इस अभी 2-3 साल तक। तो मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? मिट्टी का विनाश, पेड़ पौधों की कटाई एवं रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से होता है। यानी कि जो मिट्टी का जो विनाश होता है बच्चों, सबसे अधिक किसके कारण होती है? तो पेड़ पौधों की कटाई से होती है। और रासायनिक जो खाद प्रयोग करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, है ना, ये सब जो उपयोग करते हैं ना कीटनाशक, तो इससे ज्यादा क्या होती है? मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम होती है, विनाश होता है। फसल चक्रण एक उत्तम पद्धति मानी जाती है। यानी फसल चक्रण मतलब बच्चों कि एक फसल के बाद उस फसल के बीच में, मतलब कि 2-3 फसलों के बीच एक दूसरी फसल, यानी कि जैसे आपका दलहन या तिलहन की फसलें उपजाई जाती है, जिससे क्या होती है कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहे, जो वातावरण से पोषक को अवशोषित करता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है। इसका मिट्टी संरक्षण की यह जैविक क्या है? पद्धति है। ये एक जैविक पद्धति है, जैविक प्रोसेस है। इसके द्वारा क्या होती है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है लगातार बनी रहती है, उसका ह्रास नहीं होता है। आई थिंक ये सारे प्रश्न आप लोग को बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में बहुत अच्छा लगा होगा, और हमको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ने की आप लोग को जरूरत है। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोग के माइंड में सारा ये सेट हो जाएगा आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अगला जो भूगोल का चैप्टर है, अगला अध्याय, उस पर हम लोग उसके लघु और दीर्घ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों हम लोग यहाँ पर इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसलिए नहीं देखें क्योंकि वो आपके बोर्ड परीक्षा में एक बार भी कोई प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, इस अध्याय से नहीं पूछा गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस चैप्टर का कोई ऐसा प्रश्न है भी नहीं जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा कभी। ठीक है, इसलिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न पर ही ध्यान देना है। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।